हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है वर्चुअलाइजेशन के ऊपर, जिसमें मैं बताऊंगा कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, हाइपरवाइजर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वर्चुअलाइजेशन इट इज़ द टेक्निक ऑफ स्प्लिटिंग अ फिजिकल रिसोर्सेज इनटू एज मेनी लॉजिकल रिसोर्सेज एज वी वांट। तो ये वर्चुअलाइजेशन की डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन को पढ़ के हमें ये समझ में आता है कि जो वर्चुअलाइजेशन है, इससे हम क्या करते हैं, जो फिज़िकल रिसोर्सेज हैं हमारे, यानी फिज़िकल हार्डवेयर है, जैसे सीपीयू हो गया या स्टोरेज हो गया या मेमोरी हो गई, इस फिज़िकल रिसोर्सेज को हम लॉजिकल यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हार्ड डिस्क है। तो एक हार्ड डिस्क जो हमारे कंप्यूटर में लगता है, वो हार्ड डिस्क, इस हार्ड डिस्क को एक बार में एक ही यूज़र इस्तेमाल कर सकता है। तो इसको मल्टीपल यूज़र्स इसको एक्सेस नहीं कर सकते। एक टाइम में एक ही यूज़र इसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर मैं इसी हार्ड डिस्क को वर्चुअलाइज कर दूं, तो क्या होगा, मैं इस हार्ड डिस्क में मल्टीपल यूज़र्स के लिए सेपरेट स्पेस बना सकता हूं, और वो स्पेस एब्स्ट्रैक्ट होगा हर यूज़र के लिए, यानी जो कोई दूसरा यूज़र किसी दूसरे यूज़र के स्पेस में नहीं जा पाएगा। तो जब मैंने इस हार्ड डिस्क को वर्चुअलाइज कर दिया, तो क्या होगा, इसको मल्टीपल यूज़र्स एक्सेस कर पाएंगे। और इससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1 TB का हार्ड डिस्क है और मैं 1 TB नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ, मैं इसमें 500 GB यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा रिसोर्स तो वेस्ट जा रहा है। बाकी 500 GB अगर मेरे पास बच रहा है, वो कोई और यूज़र इस्तेमाल कर सकता है। तो इससे क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज की अच्छी यूटिलाइजेशन होगी और हमारा रिसोर्स वेस्ट नहीं जाएगा। तो सामने वाला बंदा है, उसको नया हार्ड डिस्क नहीं ख़रीदना पड़ेगा, जबकि वो मेरा ही हार्ड डिस्क मुझे कुछ अमाउंट पे करेगा, और वो अमाउंट पे करने के बाद वो मेरा हार्ड डिस्क आराम से एक्सेस कर पाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बहुत एक दूसरे एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक ऑफिस में एक बंदा है जिसके पास 16 कोर्स का CPU है, लेकिन इस बंदे का रोल ऐसा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 6 कोर्स यूज़ कर पाता है। बाकी के 10 to 12 कोर्स इसके वेस्ट जाते हैं, वो यूज़ ही नहीं होते। तो इसमें क्या हो रहा है कि इस बंदे का जो रिसोर्स है, इस CPU का रिसोर्स है, वो वेस्ट जा रहा है, वो यूज़ ही नहीं हो रहा। मान लेते हैं कंपनी में 3 बंदे और हैं जिनको सिस्टम की ज़रूरत है, लेकिन कंपनी के पास अभी सिस्टम नहीं है, क्योंकि अभी इन्वायरमेंट जो है यहाँ पे वर्चुअलाइज नहीं है। इस वजह से क्या होगा कि ये CPU एक टाइम पे एक ही बंदा यूज़ कर पाएगा, और वो भी फुल कैपेबिलिटी पे यूज़ नहीं कर पाएगा। और मान लीजिए अगर एक बंदा यूज़ कर रहा है, तो बाकी के 3 बंदे इस सिस्टम को यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इसके ऊपर एक वर्चुअलाइजेशन की लेयर लगा दें, तो इससे क्या होगा कि हमारा CPU वर्चुअलाइज हो जाएगा, और इस CPU को फिर मल्टीपल यूज़र्स एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो CPU है 16 कोर्स का, इसको हमने ऊपर एक वर्चुअलाइजेशन का लेयर लगाया, और उस वर्चुअलाइजेशन के लेयर ने क्या किया, इस CPU को लॉजिकल रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर दिया। उससे क्या हुआ कि यहाँ जो 16 कोर्स है, उसको फर्दर हम मल्टीपल कोर्स में और डिवाइड कर सकते हैं, और हर यूज़र को अपने वर्क के हिसाब से हम CPU एलोकेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो 4 बंदे हैं, इन चारों को 4 कोर्स की ज़रूरत है अपने काम को करने के लिए। तो यहाँ हमने क्या किया, जो 16 कोर का CPU है उसको 4 कोर्स में डिवाइड कर दिया 4 यूज़र्स के लिए, और चारों यूज़र्स एक टाइम पे एक ही CPU को यूज़ कर पा रहे हैं। यहाँ पे अब इन जो 3 अलग बंदे थे, इन तीनों को अपना CPU ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, कंपनी के पैसे बच रहे हैं। साथ ही साथ जो तीनों बंदे हैं, इनको बस एक मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत है। और वर्चुअलाइजेशन से ये भी होता है कि इन चारों बंदों को चाहे तो ये अपना अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चारों बंदे सेम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। और इन चारों ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, जिससे ये चारों ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। हम चाहे तो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कोई कम्युनिकेशन ये चारों कंप्यूटर में नहीं होता है। इनका जो स्टोरेज स्पेस है या कंप्यूटिंग स्पेस है, ये सब सेपरेट होता है। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ से भी बहुत सही चीज़ है कि एक यूज़र दूसरे यूज़र के स्टोरेज में या कंप्यूटिंग रिसोर्सेज दूसरे यूज़र का नहीं यूज़ कर पाएगा। अब वर्चुअलाइजेशन को इफ़ेक्ट में लाने के लिए जो टूल हम यूज़ करते हैं, उस टूल को हम कहते हैं हाइपरवाइज़र। तो हाइपरवाइज़र क्या करता है, ये एक सॉफ्टवेयर लेयर होता है जो कि आपके फिज़िकल हार्डवेयर को या फिज़िकल रिसोर्स को लॉजिकल रिसोर्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम साइमल्टेनियसली एक साथ रन हो सकते हैं।
तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर लेयर दैट इनेबल्स मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन अलोंगसाइड ईच अदर, शेयरिंग द सेम फिजिकल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने अभी बताया। फिर हाइपरवाइजर की वर्किंग हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो अपना हार्डवेयर होता है, अंडरलाइंग हार्डवेयर, वो होता है जिसमें हमारे पास सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, स्टोरेज हो गया, जो हमारा पूरा मदरबोर्ड के अंदर जो पूरा कंपोनेंट्स लगे होते हैं, वो सारी चीज़ें हार्डवेयर में आ जाती हैं। फिर इस हार्डवेयर के ऊपर हम अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। अब ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये वर्चुअलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये हार्डवेयर के ऊपर आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे लैपटॉप के ऊपर हम अपना विंडोज़ रन कराते हैं, ये वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल होने के बाद इसके ऊपर हम हाइपरवाइजर एज अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो लॉजिकल रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देगा। अब क्योंकि लॉजिकल रिसोर्स में हमारे जो हार्डवेयर है वो कन्वर्ट हो चुका है, तो अब इसके ऊपर हम अपने मल्टीपल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हाइपरवाइजर के ऊपर रन होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये जो मल्टीपल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ज़रूरी नहीं कि सेम हो सकता है कि एक में विंडोज़ हो, दूसरे में लाइनक्स हो, तीसरे में विंडोज़ सर्वर हो। अब हाइपरवाइजर की भी दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। मेरे स्क्रीन के सामने जो मॉडल दिख रहा है, ये मॉडल टाइप 2 हाइपरवाइजर का है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इफेक्ट में है। तो हार्डवेयर के जस्ट ऊपर जब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो इसको हम कहेंगे ये टाइप 2 हाइपरवाइज़र। तो टाइप 2 हाइपरवाइज़र में सबसे पहले हमारे पास हार्डवेयर आ जाता है, फिर इसके ऊपर एक अपना होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। इस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम हाइपरवाइज़र इंस्टॉल करते हैं। तो बहुत ही कॉमन टाइप 2 हाइपरवाइज़र के एग्जांपल्स हैं हमारे पास VMware या वर्चुअल बॉक्स। ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाले हाइपरवाइज़र हैं, जो कि मोस्टली अपने पर्सनल कंप्यूटर्स में जो रन कराते हैं वो यही होते हैं। और इस हाइपरवाइज़र के ऊपर हमारा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है। अब आते हैं टाइप 1 हाइपरवाइज़र पे। टाइप 1 हाइपरवाइज़र में हमारे पास हार्डवेयर होता है। इस हार्डवेयर के ऊपर हम हाइपरवाइज़र सॉफ्टवेयर जो है वो डायरेक्टली इंस्टॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हाइपरवाइज़र खुद है। यहाँ हार्डवेयर के ऊपर एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम हम हाइपरवाइज़र को ही इंस्टॉल करते हैं। तो जो टाइप 1 हाइपरवाइज़र के एग्जांपल्स हैं वो है Zen या RHEV। अब ये हाइपरवाइज़र हमारे डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल्ड है, इस वजह से इस हाइपरवाइज़र को हम बेयर मेटल भी कहते हैं। अब हाइपरवाइज़र हमारा इंस्टॉल्ड है हमारे हार्डवेयर के ऊपर, तो इसने हमारे जो फिजिकल रिसोर्सेज है इसको लॉजिकल रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी हमारे हार्डवेयर को वर्चुअलाइज कर दिया। तो अब वर्चुअलाइजेशन होने के बाद इसके ऊपर हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम हम रन करा सकते हैं। टाइप 1 हाइपरवाइज़र जनरली हमारे एंटरप्राइजेज में या सर्वर बेस्ड एनवायरनमेंट में यूज़ होता है, ये हम अपने पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ नहीं करते हैं। तो टाइप 1 हाइपरवाइज़र की डेफिनेशन जो है, टाइप 1 हाइपरवाइज़र रन्स डायरेक्टली ऑन द अंडरलाइंग कंप्यूटर्स फिजिकल हार्डवेयर इंटरैक्टिंग डायरेक्टली विद इट्स CPU, मेमोरी एंड फिजिकल स्टोरेज। तो यहाँ टाइप 1 हाइपरवाइज़र हमारे डायरेक्टली फिजिकल हार्डवेयर से इंटरैक्ट करता है, ना कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इंटरैक्ट करेगा हार्डवेयर से। टाइप 2 hypervisor doesn't run directly on the underlying hardware, instead it runs as an application in an OS। तो जैसे कि हम अपने कंप्यूटर पे VLC मीडिया प्लेयर यूज़ करते हैं वीडियोस देखने के लिए, वैसे ही टाइप 2 हाइपरवाइज़र को हम इंस्टॉल करेंगे वर्चुअलाइजेशन के लिए। तो वो हमारे जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसके जो रिसोर्सेज हैं, उसका जो हार्डवेयर है उसको वर्चुअलाइज कर देता है, और फिर हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा मल्टीपल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर रन कर सकते हैं। टाइप 2 हाइपरवाइजर्स रेयरली शो अप इन अ सर्वर बेस्ड एनवायरनमेंट, क्योंकि ये पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए ही बना है। इंस्टेड दे आर सूटेबल फॉर इंडिविजुअल PC यूजर्स नीडिंग टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये था वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने पूरी कोशिश की कि अच्छे से ब्रेक डाउन करके मैं समझा सकूँ हाइपरवाइज़र और उस हाइपरवाइज़र के टाइप्स क्या होते हैं। तो ये था वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, हाइपरवाइज़र क्या होता है और उसके टाइप्स कैसे होते हैं, और हाइपरवाइज़र वर्क कैसे करता है, ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।